वेल गाइस, कहानी की शुरुआत में हम जिमी नाम के एक सक्सेसफुल सीईओ को देखते हैं जो एक दिन अचानक अपना काम छोड़कर अपने होम टाउन चला जाता है। यहाँ घर पे उसके पेरेंट्स और सिस्टर मिलती है। उसके डैड उसे समझाते हैं कि कभी कभी काम से ब्रेक लेना भी जरूरी होता है। इससे हमें आगे के लंबे रास्ते के लिए हिम्मत मिल जाती है। इसके बाद वो अपना शहर घूमने निकलता है और खुद से बात करता है कि ये शहर छोड़े हुए मुझे 18 साल हो गए। मैंने अपने सपने को पूरा करने के लिए इतना साल पूरे फोकस के साथ काम किया। फिर उसकी नजर एक कपल पे पड़ती है, जिसके बाद वो सोचता है कि ऐसा लगता है जैसे मैंने सब खो दिया। पता नहीं मैंने क्या गलती कर दी। फिर वो घर वापस आकर कुछ पुरानी तस्वीरें देखता है। उसमें एक लड़की की लेटर भी रखी हुई थी, जिसमें उसने लिखा था कि मैं घर वापस आ चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारा सपना पूरा होने के बाद हम फिर से मिलेंगे। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ से हमें पता चलता है कि जिमी का सपना था एक गेम डेवलपर बनने का और उसने वो सपना पूरा कर लिया था। प्रेजेंट में वो उस लेटर पे दिए गए एड्रेस पे जाने के लिए निकल पड़ता है। जब वो ट्रेन में होता है तो उसे अपने 18 साल पहले की चीजें याद आने लगती है, जहां वो एक सुबह अपने फोन बजने पे जागता है और देखता है कि वो रात में गेम खेलते खेलते ही सो गया था। उसका पूरा घर बिखरा हुआ था, साथ ही वो काम के लिए लेट हो चुका था। इसलिए वो जल्दी जल्दी कपड़े वगैरह पहनकर अपनी मॉम पे चिल्लाता है कि अरे यार, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं। तो वो कहती है, मैं तुम्हारी मॉम हूँ, अलार्म क्लॉक नहीं। और जाते हुए मंदिर जाना मत भूलना। जिमी अपने स्कूटी से जल्दी से मंदिर जाता है और प्रणाम करके तुरंत निकलने वाला था कि तभी उसकी नजर एक खूबसूरत सी लड़की पे पड़ती है। जिसके बाद वो मंदिर के अंदर जाकर भगवान से प्रे करता है कि मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने में मदद कीजिए। फिर वो कैरियोके बार में जाता है, जहां वो पार्ट टाइम जॉब करता था। जहां जाते ही उसे ऑनर की डांट फटकार सुननी पड़ती है, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं था जब जिमी काम पे लेट पहुंचा था। फिर वो अपना यूनिफॉर्म पहनकर रूम सर्विस के लिए तैयार हो जाता है और अपने दोस्त से कहता है कि तूने तो कहा था कि यहाँ खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां आती है, फिर मुझे वो दिखाई क्यों नहीं देती। लड़की के नाम पे यहाँ 3 वर्कर है जो कि बहुत बदतमीज है, और इसके साथ में ये वियर्ड मुराल यानी कि वॉल पेंटिंग, इसे तो मैं जब भी देखता हूँ मेरा मूड ही खराब हो जाता है। और गेस्ट के नाम पे यहाँ तो बॉयज का ग्रुप आता है या ओल्ड अंकल एंड आंटीज। जवान लड़कियां तो आती ही नहीं है, और जो आती भी है वो अपने बॉयफ्रेंड या हस्बैंड के साथ आती है, जिनका कोई फायदा नहीं है। जिमी ने तो सारी उम्मीद ही खो दी थी। पर फिर एक दिन एक जापानीज लड़की की एंट्री होती है, जिसे लोकल लैंग्वेज नहीं आती थी। पर अच्छी बात यहाँ ये थी कि जिमी को टूटी फूटी जापानीज आती थी, इसलिए वो उससे बात करके जानता है कि वो यहाँ के बॉस से मिलना चाहती है, क्योंकि उसे यहाँ काम चाहिए। बॉस को वो बताती है कि मैं 1 महीने से ताइवान आने के लिए बैकपैक कर रही थी, पर जब मैं आ रही थी तो रास्ते में मैंने अपना वॉलेट खो दिया, इसलिए मुझे अपना खर्च चलाने के लिए काम की जरूरत है। जिमी के बॉस को इस लड़की में अपना 20 साल पहले का वर्जन दिखाई देता है, इसलिए वो उसे काम पे रख लेते हैं। फिर वो जिमी से कहते हैं कि तुम्हें तो जापानीज आती है ना, तो तुम इनका ख्याल रखना, इन्हें जो जानकारी चाहिए वो सब बता देना। जिससे जिमी के दिल में लड्डू फूटने लगते हैं। जब वो लड़की उससे पूछती है कि तुम्हें जापानीज कैसे आती है, तो वो बताता है कि दरअसल मुझे जापानीज एनिमे और गेम का बड़ा शौक है। वो पूछती है कौन सा गेम खेलते हो, तब वो अपना फोन निकाल कर दिखाता है, जिससे वो लड़की हैरान हो जाती है और कहती है, अरे ये तो स्लैम डंक है, इसे तो बहुत लोग खेलते हैं। जिसके बाद धीरे धीरे इनकी अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। फिर जिमी के पूछने पे वो अपना नाम एमी बताती है, जो तब तक यहाँ रहने वाली थी जब तक वो अच्छे खासे पैसे जमा नहीं कर लेती, क्योंकि वापस जाने के लिए उसे पैसों की जरूरत थी। इसके बाद जिमी उससे उसके यहाँ आने का मकसद पूछता है, तो वो बताती है कि मेरा ऐसा कोई खास इरादा नहीं था, पर ट्रैवलिंग काफी मजेदार होता है।
क्योंकि हमें पता नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है। प्रेजेंट में जिमी कामाकुरा हाई स्कूल ट्रेन स्टेशन पे उतर जाता है क्योंकि उसे यहाँ के बीच देखने थे। बीच पे वो कुछ फ्रेंड्स को मस्ती करते हुए देखकर अपने दोस्तों के साथ बीच पे बिताए हुए पलों को याद करने लगता है। पूरा शाम बीच पे बिताने के बाद वो एक छोटे से रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ का शेफ लियो भी ताइवान से बिलोंग करता था, इसलिए इन दोनों की अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। रेस्टोरेंट का काम खत्म करके वो जिमी के साथ नाइट वॉक पे जाता है जहाँ ये अपनी अपनी लाइफ के बारे में बात करते हैं। वापस आने के बाद जिमी उसे एमी की फोटो दिखाते हुए बताता है कि इसने ही मुझे प्रॉपर जापानीज सिखाई, वरना इससे मिलने से पहले मैं टूटी फूटी जापानीज बोलता था। लियो पूछता है तुमने परफ्यूम कौन सी लगाई है, बड़ी अच्छी स्मेल आ रही है। तो वो बताता है कि फ्लो ऑफ टाइम जो एमी लगाया करती थी। असल में मैं उसे बहुत मिस करता हूँ, इसलिए मैं उसके शहर फुकुशिमा जा रहा हूँ जहाँ वो पली बड़ी थी। इसके बाद जिमी अपने आगे के सफर पे ये सोचते हुए निकालता है कि अगर मैंने उस वक्त एमी को अपनी फीलिंग बता दी होती तो क्या वो आज मेरे साथ होती। फिर यहाँ से सीन पास्ट में शिफ्ट होती है। जापानीज सिंगल टूरिस्ट लड़की का नाम सुनकर कैरियोके बार में लोगों की भीड़ लग जाती है, जिससे सभी वर्कर का काम कर करके बुरा हाल हो जाता है। बाकी के वर्कर नोटिस करते हैं कि जिमी भी अब बिल्कुल टाइम पे काम पे आता है। जब से एमी आई है तब से एक भी दिन वो काम पे लेट नहीं आया है, जिसे वो लोग जिमी की खिंचाई करने लगते हैं। एमी के आने और बिजनेस की बूम करने से बार का मालिक बहुत खुश था। वो एमी का शुक्रिया अदा करने के लिए उसे बाकी के स्टाफ के साथ पार्टी करने ले जाता है। वहाँ वो एमी से पूछते हैं कि तुम्हें ट्रैवलिंग क्यों पसंद है, तो वो बताती है कि मुझे नई जगह और नए लोगों से मिलने का शौक है, इससे मैं खुद को बेहतर तरीके से समझ पाती हूँ। फिर वो अपने कुछ ड्राइंग दिखाती है जो उसने अपनी ट्रैवलिंग के दौरान बनाया था। ये सुनकर जिमी के मुंह से निकल जाता है कि जब तुम्हें ड्राइंग और पेंटिंग आती ही है तो क्यों ना तुम हमारे वेड मुराल की पेंटिंग की जगह कुछ और पेंट कर दो। जिमी का बॉस कहता है कि वाह, कभी कभी गलती से तुम्हारे मुंह से अच्छी बातें भी निकल जाती है। इसके बाद सभी ड्रिंक करते हैं। ड्रिंक करके बॉस और एक स्टाफ तो वहीं सो जाता है। दो स्टाफ होश में होते हैं तो वो अपने घर चले जाते हैं और एमी को सही सलामत बार तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जिमी की होती है। मतलब एमी जहां काम करती थी वहां रहने के लिए रूम्स वगैरह भी थे, तो वो वहीं रुकी हुई थी। जिमी उसे अपने स्कूटी के बैक सीट पे बैठाकर वहां ले जाने लगता है। एमी को बड़ा मजा आ रहा था, उसे बिल्कुल टैवनीज मूवी की फीलिंग आ रही थी। अब वो रूम पे जाने से पहले थोड़ा ये शहर एक्सप्लोर करना चाहती थी, इसलिए जिमी उसे लोकल मार्केट दिखाता है और फिर इस शहर के सबसे हाई पॉइंट पे ले जाता है जहाँ से पूरा शहर दिखता था। रात के वक्त इतने सारे लाइट बिल्कुल स्टार की तरह दिख रहे थे। एमी को ये जगह बहुत रोमांटिक लगती है। वो पूछती है तुम यहाँ जरूर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आए होगे। जिमी जो जन्मजात सिंगल था वो चाहता था अपना सारा दुखड़ा गा के सुना दे, मगर वो सिर्फ ये कहकर चुप हो जाता है कि नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तब वो उसकी लाइफ की गोल जानना चाहती है, जिसके बाद वो अपने नी पे लगे चोट को दिखाते हुए कहता है कि बनना तो मैं फुटबॉलर चाहता था, पर इंजरी की वजह से नहीं बन पाया। वैसे भी लाइफ बड़ी लंबी है, मैं आगे फिगर आउट कर लूंगा। तब एमी कहती है पता नहीं, सबकी लाइफ लंबी नहीं होती, इसलिए जब तुम अपने ड्रीम फाइंड आउट कर लो तो मुझे बताना। जिमी को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि वो तो बस किसी तरह एमी के क्लोज आने की फिराक में था, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता। अगले दिन एमी कोड़ा मुराल को पेंट करती है और फिर स्टाफ के साथ लोकल मार्केट जाती है। ये लोग बीच पे भी मस्ती करते हैं, साथ में गेम्स खेलते हैं। साथ ही जिमी और एमी एक दूसरे की लैंग्वेज को सीखने की कोशिश भी करते हैं। धीरे धीरे जिमी को एमी से सच्चा वाला प्यार हो जाता है। प्रेजेंट में जिमी को ट्रेन में कोजी नाम का एक ट्रैवलर मिलता है। जल्द ही दोनों की दोस्ती हो जाती है। दोनों साथ में पिक्स वगैरह क्लिक करते हैं। बात करके पता चलता है कि कोजी की ये फर्स्ट ट्रैवलिंग है। वो 18 साल का है, जबकि जिमी उसके डबल एज का।
तभी इनकी ट्रेन जो अब तक टनल के अंदर थी वो टनल से बाहर निकलने वाली थी। कोजी जिमी को सारा कुछ छोड़कर बाहर का नजारा देखने को कहता है। जिमी तो बिल्कुल अमेज हो जाता है क्योंकि बाहर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ था। इस नजारे को देखकर जिमी को लव लेटर फिल्म का एक सीन याद आ जाता है और सीन एक बार फिर से पास्ट में शिफ्ट हो जाती है। यहाँ एक दिन एमी मुराल पेंट कर रही थी कि तभी एक शराबी आकर उसकी पेंटिंग को खराब करने लगता है, जो जिमी से देखा नहीं जाता। इसलिए वो उसकी पिटाई कर देता है, जिसके बाद बाकी के स्टाफ उसे खूब सुनाते हैं कि क्या जरूरत थी मारपीट करने की। फिर वो टीज करने लगते हैं कि तुम तो एमी का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहते थे ना, वैसे एमी तुम्हें किस टाइप के लड़के पसंद है। जिसका जवाब एमी जानबूझकर ऐसा देती है कि वो लोग उन्हें टीज करना बंद कर दे। वो कहती है मुझे बिल्कुल फर्टाइल और मेरे से 4 साल बड़े लड़के पसंद है, जबकि जिमी तो उसके ही एज का था। इसलिए जब उससे पूछा जाता है कि तुम्हें कैसी लड़की पसंद है, तो वो भी गुस्से में बोल देता है जिसके छोटे छोटे हेयर हो और वो मुझसे उम्र में 4 साल छोटी हो, जबकि एमी के लॉन्ग हेयर थे। फिर वो रात में अपने फ्रेंड के साथ जब वीडियो गेम खेल रहा था, तब उसका फ्रेंड कहता है कि हार मत मानो यार, लड़कियां अक्सर ऐसा ही करती है। वो तुम्हें पसंद भी करेगी तो तुम्हें नहीं बताएगी कि हाँ मैं पसंद करती हूँ, तुम्हें उसके पीछे लगना होगा। पता नहीं वो कब तुम्हारी लैब से चली जाए। मैं तो कहता हूँ तुम उसे फिल्म दिखाने ले जाओ। थिएटर में लव लेटर नाम की एक जापानीज रोमांटिक फिल्म लगी है। फिल्म दिखाने के बहाने तुम उसे प्रपोज भी कर लेना। जिमी को ये आइडिया पसंद आ जाता है। अगली सुबह वो फिल्म की 2 टिकट लेकर एमी के पास जाता है और उसे नेक्स्ट डे फिल्म देखने चलने को कहता है, जिसके लिए वो मान भी जाती है। इस खुशी में जिमी को रात भर नींद नहीं आती। वो काफी प्रैक्टिस भी करता है कि कल ना मैं एमी को इस तरह से प्रपोज करूंगा। फिर अगले दिन वो एमी के साथ फिल्म देखने जाता है। थिएटर में एमी की नजर एक पोस्टर पे पड़ती है जिसमें लैंटेन फेस्टिवल के बारे में लिखा हुआ था। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी अपनी विश मांगकर लैंटेन उड़ाता है उसकी विश पूरी हो जाती है। हालांकि वो फेस्टिवल थोड़ी दूर पे होने वाली थी, मगर एमी को बड़ा मन था उसे अटेंड करने का। इसलिए जिमी उससे वादा करता है कि ठीक है मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। फिर ये दोनों पॉपकॉर्न लेकर फिल्म देखने जाते हैं, मगर वो फिल्म इतनी अच्छी थी कि जिमी अपने यहाँ आने का पर्पस ही भूल जाता है। वो फिल्म एंड होने के बाद होश में आता है। फिर जब वो एमी की तरफ देखता है तो वो रो रही थी, क्योंकि उसे वो फिल्म देखकर अपना घर याद आ गया था, क्योंकि वहाँ भी विंटर में बहुत बर्फ पड़ती थी। सीन अब प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। नेक्स्ट स्टॉप पे कोजी उतर जाता है। वो अच्छे से जिमी से गले वाले लग के अलविदा लेता है। इसके बाद जिमी लियो को मैसेज करके कोजी के साथ मिलने का एक्सपीरियंस शेयर करता है और साथ ही कुछ फोटो भी सेंड करता है। इसके बाद वो अपने आगे की जर्नी कंटिन्यू करता है, जिसमें उसे बहुत सारे लोग मिलते हैं और जिनसे भी वो मिलता है वो उन सबको अपनी और एमी की स्टोरी सुनाता है। फिर हमें एक बार फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जिमी को एमी बताती है कि मैं वापस अपने घर जाने वाली हूँ। जिमी ने 1-2 बार फोन पे एमी को किसी से बात करते हुए सुना था, इसलिए उसे लगता है कि जरूर वो अपने बॉयफ्रेंड के कहने पे जा रही है। इससे वो काफी गुस्सा हो जाता है। एमी जल्दी जल्दी अपनी पेंटिंग पूरी करने की कोशिश करती है, पर अब जिमी ने उसकी मदद करना तो दूर की बात है, उससे बात करना भी बंद कर दिया था। जब एमी अपनी खूबसूरत सी पेंटिंग कंप्लीट भी कर लेती है, तब भी वो उसे कुछ नहीं कहता। जिमी की उदासी उसके डैड भी नोटिस करते हैं। वो कहते हैं कि बेटा कुछ भी ऐसा मत करना जिससे आगे चल के तुम्हें रिग्रेट हो। आज पूरी रात जिमी फिर से नहीं सोता। वो सुबह सुबह ही एमी के पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ। फिर वो एमी को ट्रेन से उस जगह ले जाता है जहाँ लैंटेन फेस्टिवल होने वाला था। यहाँ काफी ज्यादा भीड़ थी, इसलिए जिमी एमी का हाथ पकड़ लेता है। फिर आगे ये दोनों अपने अपने लैंटेन पे एक एक विश लिखते हैं और उड़ा देते हैं। जिमी ने लिखा था कि मुझे मेरा ड्रीम्स मिल जाए जिसे मैं पूरा भी कर सकूं।
वहीं एमी ने लिखा था कि मेरा सफर कभी खत्म ना हो। यही एमी जिमी से एक वादा लेती है कि हम अब अपने अपने सपने को पूरा करने के बाद ही मिलेंगे और हम अपने सपने पे कभी भी गिव अप नहीं करेंगे। इसके बाद एमी जिमी को हक कर लेता है, जिससे जिमी को बहुत सुकून मिलता है। अगले दिन एमी सभी से अलविदा लेकर अपने घर चली जाती है। जाते वक्त उसने सभी के लिए उनकी पोर्ट्रेट ड्रा कर एज ए गिफ्ट दिया था। वहीं जिमी ने उसके लिए एक हैंडमेड कार्ड बनाया था, जिसमें उसने एमी के लिए बहुत प्यारी प्यारी चीजें लिख रखी थी। एमी के जाने के बाद जिमी बहुत कंट्रोल करता है कि वो सबके सामने ना रोए। फिर कुछ वक्त गुजरने के बाद एमी ने उसे लेटर लिखा, जिसे पढ़कर जिमी को बहुत खुशी हुई। वो कॉल पे एमी से बात करता है और कहता है विंटर वेकेशन अगले हफ्ते से शुरू होने वाला है। मैं जापान का स्नोफॉल देखना चाहता हूँ और साथ ही तुमसे मिलने का भी मेरा बड़ा मन है। मगर एमी उससे मिलने से मना कर देती है, ये कहकर कि भूल गए, हमने प्रॉमिस किया था जब तक हम अपना सपना पूरा नहीं करेंगे तब तक दोबारा नहीं मिलेंगे, जिससे जिमी काफी उदास हो जाती है। साथ ही वो ये भी कह देती है कि वैसे भी मैं अगले हफ्ते से अपना बॉयफ्रेंड के साथ दूसरी दुनिया घूमने जा रही हूँ। बॉयफ्रेंड का नाम सुनते ही वो खामोश हो जाता है। प्रेजेंट में जिमी एमी के शहर पहुंच जाता है। वहां वो एक आदमी के घर का पता पूछता है। ये शहर काफी छोटा सा था, यहाँ सभी एक दूसरे को जानते थे, इसलिए वो आदमी अपनी गाड़ी से जिमी को एमी के घर पहुंचाने जाता है। रास्ते में वो जिमी को बताता है कि एमी ताइवान से आने के बाद वहाँ की बहुत बातें किया करती थी। मैं कभी ताइवान गया तो नहीं हूँ, पर एमी की वजह से मुझे वहाँ से जुड़ी हर बातें पता है। जब वो आदमी जिमी को एमी के घर ले जाता है तो वहाँ उसकी मॉम को बताता है कि ये एमी का दोस्त है जो ताइवान से आया है। ये सुनते ही वो झट से कहती है कि अच्छा तो तुम जिमी हो ना। वो हाँ कहता है। फिर वो जिमी को घर के अंदर ले जाती है और उसे बताती है कि एमी हमेशा कहा करती थी ताइवान में उससे 4 साल छोटा बॉयफ्रेंड उसका इंतजार कर रहा है, जाओ एमी से मिल लो। तभी वो एमी के फ्यूनरल वाली फोटो की ओर इशारा करती है, जिससे जिमी के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि एमी की मौत हो चुकी थी। जिसके बाद जिमी को एमी की मॉम से पता चलता है कि एमी को जानलेवा बीमारी थी, पर वो मरने से पहले जहाँ तक हो सके वहाँ तक दुनिया देखना चाहती थी, नए नए लोगों से मिलना चाहती थी। इसलिए मुझे उसकी बहुत फिक्र होती थी। मैं उसे कॉल करके घर जल्दी आने को कहा करती थी। तब जाकर जिमी को समझ आता है कि अच्छा एमी उस वक्त अपने बॉयफ्रेंड से नहीं बल्कि अपनी मॉम से बात किया करती थी। फिर हमें पता चलता है कि एमी वैसे तो पूरी दुनिया घूमना चाहती थी, मगर वो सिर्फ ताइवान ही घूम पाई थी। वो जिमी के लिए एक लव लेटर भी छोड़कर गई थी। उसने ताइवान के अलग अलग जगह की ड्राइंग भी बनाई थी। जिमी को मंदिर में जो खूबसूरत सी लड़की दिखाई दी थी वो एमी ही थी। वो अपनी बीमारी की वजह से अंदर से बहुत दुखी रहती थी, मगर ऊपर से वो लोगों के सामने खुश रहने का दिखावा करती थी। एमी के बनाए गए उन ड्राइंग को देखकर जिमी की सारी यादें ताजा हो जाती है। साथ ही उसे समझ आता है कि एमी के लिए भी ये सब आसान नहीं था। उसने जिमी की दी हुई कार्ड देखकर ट्रेन में बहुत रोया था। जब उसने कॉल पे बताया था कि मैं अगले हफ्ते अपने बॉयफ्रेंड के साथ दूसरी तरफ की दुनिया घूमने जा रही हूँ, तब भी वो बहुत रो रही थी, क्योंकि उस वक्त वो हॉस्पिटल में एडमिट थी और उसे पता चल गया था कि अब वो मरने वाली है। पर वो नहीं चाहती थी कि ये बात जिमी को पता चले, इससे वो अपने ड्रीम से भटक जाएगा। वो उसे कामयाब होते हुए देखना चाहती थी। वो अपने आखिरी वक्त में भी जिमी के साथ बिताए हुए पलों को ड्रॉ कर रही थी और इसी तरह एक दिन जिमी को मिस करते हुए उसकी मौत हो गई। ये सब जानकर जिमी भी बहुत रोता है, उसके आंसू नहीं थम रहे थे। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ जिमी वापस अपने घर के लिए निकल जाता है। रास्ते में वो अपने दिल के जज्बात एक पेपर पे लिखता है, क्योंकि उसने कभी भी अपनी रियल फीलिंग एमी को नहीं बताया था। अब वो लेटर में सारी बातें लिखता है कि तुम्हारे ताइवान से जाने के बाद मैं टैपाई यूनिवर्सिटी में चला गया। वो जगह मेरे लिए नया था, मैं वहाँ किसी को जानता भी नहीं था।
तब मैंने तुम्हारी तरह एक्ट करना शुरू किया, जिससे जल्द ही मेरे काफी सारे दोस्त बन गए। फिर मैंने अराउंड नाम के एक लड़के के साथ मिलकर दिन रात मेहनत की और गेम डेवलप किया। मैंने कॉलेज से ड्रॉप आउट लेकर अपनी कंपनी बनाई। इस काम में मैं इतना बिजी हो गया कि मुझे अपने पास को याद करने का वक्त ही नहीं मिला। जब मैं 25 साल का था तो मैंने एक गर्लफ्रेंड भी बनाई, मगर काम में इतना बिजी था कि उसे वक्त ही नहीं दे पाता था, इसलिए जल्दी हमारा ब्रेकअप हो गया। फिर जब सारी चीजें सेटल हो गई तो मैंने तुम्हें कॉल किया, पर तुम्हारा फोन ही नहीं लगा। तब मुझे रियलाइज हुआ कि शायद मैंने तुम्हें खो दिया है, जिसकी वजह से मैं अंदर से जैसे मर गया। मैं बस मशीन की तरह काम करता रहा और अपनी कंपनी को बड़ा करता गया, पर ह्यूमन इमोशन खत्म हो जाने से मैंने धीरे धीरे अपने वर्कर को इंसान समझना भी बंद कर दिया। उनके साथ बहुत बुरा सलूक करने लगा, जिससे एक एक करके सब मुझसे खफा होते गए। और फिर एक दिन मुझे अपनी पुरानी चीजों में से तुम्हारी पोस्ट कार्ड मिली, जिससे मुझे ट्रेवल करने का इंस्पिरेशन मिला। ट्रेवल से वापस आने के बाद जिमी कैरियोके बार जाता है, जो कि अब बंद हो चुका था। एमी की बनाई पेंटिंग भी खराब हो चुकी थी। फिर जिमी अकेले ही उन जगहों पर जाता है जहां वो एमी के साथ जाया करता था, और इसके बाद वो अपने वर्क को फिर से एक नए सिरे से शुरू करता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, जिमी और एमी की कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। वैसे दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही मैंने एक ऐसे ही इमोशनल कोरियन मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन किया था। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो वॉच नेक्स्ट पर क्लिक करके उसे जरूर से देख लेना। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स, गुड बाय।